फ्रेंड्स, ये वीडियो क्लास 10 के छात्र के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे आप देखेंगे क्लास 10th साइंस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ एमसीक्यू भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये हमारा पार्ट 1 है। नेक्स्ट पार्ट 2 आपको मिले, इसके लिए आपको करना क्या है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिले और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। यहाँ पे आपको मैथ का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना चुका हूँ, इसे आप ज़रूर देखें। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा क्लास 10 के छात्र के लिए। इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि अगर आप शेयर करते हैं तो दूसरे बच्चों को भी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल सके। अब चले क्वेश्चन, अभी हमने साइंस का पार्ट 1 को बनाया है, चलिए उसे अभी हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन है, वाहनों के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है, तो वाहनों के अग्रदीप आगे में कौन सा दर्पण का यूज किया जाता है, तो अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। दूसरा नंबर में देखेंगे, किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस प्रकार के लेंस का उपयोग करते हैं। तो हम किस प्रकार के लेंस का उपयोग करते हैं, तो वो होता है उत्तल लेंस का उपयोग हम करते हैं। इसका आंसर भी आपको नीचे देखने को मिलेगा, आप हो सके तो उसको नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि बाद में ये आपके काम आएगा। ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान से देखेंगे। सामान्य आँखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है, मतलब कि सामान्य देखने के लिए इंसान को अच्छी तरीके से किसी चीज़ को पढ़ने के लिए उसकी न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। आप इसे ज़रूर याद रखें। चौथा नंबर देखेंगे, विभवांतर का एसआई मात्रक लिखिए। तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। आप इसे क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, इसका आंसर भी यहाँ पे नीचे में दिया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, विभवांतर इसका वोल्ट होता है एसआई मात्रक। ये पांचवा नंबर देखेंगे, दृष्टि धारा के एक स्रोत का नाम लिखिए। तो एक स्रोत का नाम लिखने के लिए एमसीक्यू में आपको दे देगा या फिर एमसीक्यू पूछ देगा, तो आपको पता रहेगा किससे कहते हैं, तो आप लिख सकते हैं या टिक कर सकते हैं। सूखा सेल या लेड बैटरी को बोला जाता है। अब चलिए हम देते हैं एमसीक्यू का ये भी क्वेश्चन है। ये वीडियो को बच्चे से अनुरोध है कि ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखेंगे। अगर ये वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो उनको 5 नंबर में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, वीवीआई क्वेश्चन कौन कौन से हैं, और ये पता होगा। जितने भी क्वेश्चन बताए जाएंगे सब वीवीआई होंगे। आप उसे तैयारी कर सकते हैं और अच्छे नंबर से भी पास हो सकते हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सब के सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसे ज़रूर देखें। यहाँ पे देखेंगे, शोषण कैसी रासायनिक अभिक्रिया है। तो शोषण एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। ये एमसीक्यू में भी पूछ सकता है, 1 नंबर में भी क्वेश्चन पूछ सकता है 10th में। अब यहाँ पे दूसरा नंबर देखेंगे, उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है। ये हर बच्चा को आना चाहिए क्लास 10 के छात्र को कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। अब देखेंगे तीसरा नंबर, लेड एवं टीन की एक मिश्र धातु का नाम लिखिए। तो इसका मिश्र धातु का नाम, इन सब का आंसर जो है नीचे में दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका जो है लेड एवं टीन का एक मिश्र धातु का नाम, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा आंसर सोल्डर। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है, इसलिए आपको ये क्वेश्चन को माइंड में रखना है और एग्ज़ाम लिखने से पहले इसे ज़रूर एक बार प्रैक्टिस करते हुए चले। आधुनिक आवर्त सारणी के तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है। तो आधुनिक जो सारणी है उसे क्या है, परमाणु संख्या के वर्गीकरण के आधार पर उसे बनाया गया है। यह हो जाएगा हमारा आंसर 5 का, परमाणु संख्या। अब यहाँ पे देखेंगे, ये हम चौथा नंबर छोड़ दिए, ये क्या है, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है। तो एल्काइन का सामान्य सूत्र है CnH2n-2 है। आप इसे ज़रूर ही नोट करते हुए चले। इसका आंसर यहाँ पे 1 2 करके दिया हुआ है, फर्स्ट वाला का, सेकेंड वाला का। अब देखेंगे तीसरा नंबर जो हमें काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये हर एग्ज़ाम में पूछता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई आप इसे कह सकते हैं। पूरा वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें, आपसे अनुरोध किया जा रहा है कि लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। नेक्स्ट हमारा पार्ट 2 भी आ जाएगा, इसलिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अवतल दर्पण में बनते हुए प्रतिबिंब का एक स्वच्छ किरण आरेख खींचिए। जब वस्तु का फोकस
एवं वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है और बहुत ही आसान है, आपको समझना है। यहाँ पे क्या कहता है, वस्तु का फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। यहाँ पे देखेंगे ये इसे बोलते हैं वक्रता केंद्र और इसे कहते हैं एफ मतलब फोकस के बीच में रखा जाता है कोई वस्तु का, तो वस्तु को, तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा आप यहाँ पे देख सकते हैं। यह हमारा आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसे एक बार बना लीजिएगा। अब देखिए चौथा नंबर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको हमने करा रखा है मैथ के क्वेश्चन, मैथ नहीं साइंस का क्वेश्चन है, इसे हमने करा रखा है, इस चैनल पर आप देख सकते हैं। देखेंगे निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए, कहता है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए, तो संतुलित करना काफ़ी आसान है, ये वीडियो हमने बना रखा है, यहाँ पे इसका आंसर भी आप देख सकते हैं, आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। इसको अभी हम उतना डिटेल में नहीं चलेंगे, समय को देखते हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी कराना है सभी को। यहाँ पे चलेंगे आप दूसरा क्वेश्चन में। अब यहाँ पे देखेंगे 5 नंबर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही पूछा जा चुका है और पूछता है नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं भी पूछ सकता है, या इसी प्रकार से उल्टा करके पूछा है नेत्र की समंजन क्षमता से आप से क्या अभिप्राय है, इस तरह से भी पूछ सकता है। तो आपको वही आंसर देना है जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, एक स्वस्थ मानव नेत्र दूर स्थित वस्तुओं अथवा निकट स्थित 25 सेंटीमीटर, यहाँ पे क्या है 25 सेंटीमीटर से कम नहीं वस्तुओं को अपने नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित कर आसानी से स्पष्ट रूप में देखता है। मानव नेत्र की स्पष्ट रूप से देखने की क्षमता नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। इस प्रकार से ये बहुत लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इसका आंसर दे सकते हैं। इसे कहते क्या है, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपने फोकस दूरी को समायोजित करती है, क्या करती है समायोजित करती है, उसे ही समंजन क्षमता कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपने फोकस दूरी को समायोजित करती है उसे समंजन क्षमता कहते हैं। अब यहाँ पे 6 नंबर में हम आ जाते हैं। 6 नंबर में देखेंगे उभयधर्मिक ऑक्साइड क्या होते हैं, उभयधर्मिक ऑक्साइड क्या होते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक उदाहरण दीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसे नोट कर सकते हैं, यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है। धातु के वैसे ऑक्साइड जो अम्ल एवं क्षार दोनों से अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाते हैं, क्या लवण तथा जल बनाते हैं, उसे उभयधर्मिक ऑक्साइड कहते हैं। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। आगे अभी हम लोग 5 नंबर के क्वेश्चन को जानेंगे, 2-3 नंबर के क्वेश्चन अभी हम लोग जान रहे हैं, इसलिए इसे आप पूरा देखें। यहाँ पे जैसे में यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ Al2O2 ZNO इत्यादि, इतना आप लिख देंगे आपको फुल मार्क्स मिलेगा। अगर आप हो सके तो इसका जो रिएक्शन दिया हुआ है आप इसको भी लिख सकते हैं, वरना इतना सा लिख देंगे जैसे में Al2O3 ZNO यहाँ से यहाँ तक, तो इसका आंसर हो जाएगा। आप देखेंगे 7 नंबर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम की में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, 7 नंबर का क्वेश्चन है। देखेंगे स्वच्छ आकाश का रंग नीला होता है क्यों, यह आपको बोल दे आकाश का रंग नीला क्यों होता है, यह भी क्वेश्चन कह सकता है। यहाँ पे देखेंगे आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, वायुमंडल में वायु के कण बहुत छोटे आकार के होते हैं, वे दृश्य प्रकार की तरंगदैर्ध्य की अपेक्षा नीली रंग की तरंग के कम तरंगदैर्ध्य के प्रकाश को प्रकीर्णन करते हैं, जिस कारण साफ आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। इसका आंसर आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब देखेंगे 8 नंबर, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखेंगे आपके अनुसार उत्कृष्ट गैसों के अलग समूह में क्या रखा गया है, मतलब कि अलग समूह में क्यों रखा गया है, कौन से गैसों को, उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया, ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, 2 नंबर में आपको पूछ सकता है। यहाँ पे आपको देखेंगे अगर आपको लिखना होगा तो उत्कृष्ट गैसों की खोज मेंडलीव की आवर्त सारणी बनाने के बाद हुई और ये गैसें आक्रियशील नहीं होते हैं, इसलिए मेंडलीव के आवर्त सारणी को
छेड़छाड़ किए बिना इसे एक अलग समूह में रखा गया। अब इसे इसका आंसर इस प्रकार से भी दे सकते हैं। ये 9 नंबर जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप इसे हो सके तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी आप कर लेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। देखेंगे 5 सेंटीमीटर लंबी कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्राकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। ये हर एग्जाम में पूछता है, तो इसका आंसर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, आप इसे नोट कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर बनेगा। इस प्रकार से इसका फिगर भी यहाँ पे दिया हुआ बनाया गया है। ये हमारा इसका 16.67 सेंटीमीटर ये हो जाएगा इसका आंसर। अब चलिए आगे 5 नंबर के क्वेश्चन। ये देखिए ये 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 3 नंबर में ये क्वेश्चन पूछेगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये 3 नंबर जो है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में 1-2 नंबर से ही आपका स्कोर बढ़ता है, इसलिए 3 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन आपको हर हाल में कर लेने हैं। तो ये काफ़ी आसान होते हैं ऐसे क्वेश्चन। देखेंगे 10 नंबर, ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर, मतलब ऑक्सीजन की कमी या फिर वृद्धि के आधार पर उपचयन एवं अपचयन की व्याख्या कीजिए। प्रत्येक के लिए एक उदाहरण दीजिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हम भी एग्ज़ाम जब दिए थे तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट था। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछता है अपचयन अभिक्रिया और उपचयन अभिक्रिया। तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से बोल देगा कि उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं और अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो उपचयन अभिक्रिया हम जब पढ़े थे इस प्रकार से आंसर था। उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है कि किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन का संयोग या उससे हाइड्रोजन का वियोग उपचयन कहलाता है। इसका मतलब यह है कि वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का वृद्धि तथा हाइड्रोजन का कमी होता है उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे कॉपर है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, इन दोनों को मिलने के बाद यहाँ पे क्या ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ CO क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीजन का वृद्धि और हाइड्रोजन का कमी होता है उसे क्या बोलते हैं, उपचयन अभिक्रिया। अब यहाँ पे देखेंगे अपचयन अभिक्रिया, किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का वियोग या उसमें हाइड्रोजन का संयोग उपचयन कहलाता है। हाइड्रोजन का संयोग का मतलब वृद्धि, हाइड्रोजन का वृद्धि। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है और हाइड्रोजन का वृद्धि होता है उसे क्या कहा जाता है, अपचयन अभिक्रिया। जैसे में यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन है और कॉपर है, CO ऑक्सीजन के साथ है प्लस H2O है, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन अकेला है तो ये ऑक्सीजन के साथ ये मिल गया, तो मतलब हाइड्रोजन का वृद्धि हुआ, यहाँ पे क्या ऑक्सीजन का कमी, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन इसके साथ नहीं है, इसके साथ था, तो इसलिए इसे कहा गया है कि वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का कमी और हाइड्रोजन का वृद्धि हो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में इसके एक दो एग्जाम्पल आप यहाँ पे याद कर लेंगे और उसे लिख देंगे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे देखेंगे 11 नंबर का क्वेश्चन। 11 नंबर का क्वेश्चन हमने करा रखा है, आप इसे ज़रूर देखे होंगे या फिर जानते होंगे। क्लास 10 के छात्र ये क्वेश्चन काफ़ी आसान तरीके से हल करते हैं, आप भी हल करते होंगे। यहाँ पे देखेंगे 3 ओम, 6 ओम तथा 9 ओम कुल प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 18 ओम आ जाए, 18/11 ओम हो। तो हम किसी भी प्रकार से इसको संयोजित कर सकते हैं, श्रेणी क्रम में भी और पार्श्व क्रम में भी। तो इसका आंसर ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा फॉर्मूला है R1 R2 R3। ये किसका फॉर्मूला है, श्रेणी क्रम का फॉर्मूला ये हमारा है और पार्श्व क्रम का फॉर्मूला ये हमारा है। इसे हमें यहाँ पे रख देना है, जो हमारा यहाँ पे ऊपर में क्वेश्चन दिया हुआ है उसके आधार पर 3 ओम, 6 ओम, 9 ओम। तो हम क्या करेंगे कि हमारा 18 ओम आ जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो हमारा 18 ओम आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे ये इसका आंसर हो जाएगा। क्या करेंगे, जो हमारा इतना आंसर आ जाएगा, तो ये क्वेश्चन आपको बना लेना है। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे 12 नंबर, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जिप्सम क्या होता है, इसके
इसको 373 केल्विन ताप पर गर्म करने से क्या होता है। तो क्या होता है, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन आप लिखेंगे जिप्सम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को जिप्सम कहते हैं। इसका सूत्र CaSO4 हाफ मोलिक्यूल वाटर 2 मोलिक्यूल वाटर होता है। जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करने से यह जल के 3/2 अणु को त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद कर सकते हैं। इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे और करके एक क्वेश्चन दे दिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर हाल में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। यहाँ पे देखिए कहता है निम्नलिखित का सामान्य नाम क्या है। सामान्य नाम पूछा है, जैसे कि यहाँ पे CaH2 इसका क्या नाम है पूछ देगा। इसका क्या नाम है Na2CO3 10 मोलिक्यूल वाटर NaSCO3 इसका क्या नाम है। तो यहाँ पे आपको आंसर दिया हुआ है, यहाँ पे आंसर नहीं दिया हुआ रहेगा एग्जाम में, ये आपको पूछ देगा। बुझा हुआ चूना इसका नाम है CaH2 का क्या नाम है, बुझा हुआ चूना। Na2CO3 हाफ 10 मोलिक्यूल वाटर का धोने का सोडा नाम है। NaSCO3 का नाम क्या है, खाने वाला सोडा। अब यहाँ पे देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हम एग्जाम जब लिखे थे ये क्वेश्चन आया था 5 नंबर में, आप इसे ज़रूर कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 3 गुणों को लिखिए। 3 गुण को लिखना है। यहाँ पे 4-5 गुण दिया हुआ है, यहाँ पे देखेंगे ये जितना पॉइंट में है सब इसके गुण है। चुंबक क्षेत्र रेखाओं के 3 गुण, तो यहाँ पे 2-4-5 गुण यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए अलग से दिए हुए हैं, आप इसे याद कर सकते हैं। किसी कम से कम 4-5 याद कर लीजिएगा, 3 पूछता है लेकिन 4 को याद कर लीजिएगा। यहाँ पे दिया हुआ है चुंबक क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती है, ये एक हो गया। दूसरा देखिए ध्रुवों के समीप क्षेत्र रेखाएं घनी होती है, मतलब ध्रुव के समीप क्या होता है, घनी होती है तथा मध्यम में कम होती है। यहाँ पे देखेंगे तीसरा नंबर, क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर उस क्षेत्र की दिशा बताती है। यहाँ पे देखेंगे चौथा नंबर, चुंबक क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, मतलब कि चुंबक क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार से होती है, इस प्रकार से होती है जिसमें इधर इधर क्या होता है, चुंबक क्षेत्र रेखाएं गुजरती रहती है। आप देखे होंगे, ये हमारा आंसर है, आप इसे नोट कर ले या फिर कहीं पे स्क्रीनशॉट ले ले, आप कभी भी उतार सकते हैं। आप देखेंगे और करके ये क्वेश्चन दे दिया है, ये क्वेश्चन भी आपको लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप कर लीजिए। 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछेगा या 3 नंबर में, यहाँ तक कि हम जानते हैं कि ये क्वेश्चन जो है 5 नंबर में पूछता है। किसी विद्युत परिपथ में लघु पतन और अतिभरण कब होता है। लघु पतन और अतिभरण कब होता है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले ले, ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए हो चुका होगा। आप चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे अतिभरण से बचाव के लिए सावधानियाँ यहाँ पे भी आपको लिखनी होंगे। तो ये सावधानियाँ हैं, विद्युत प्रवाह के लिए प्रयुक्त की जाने वाली तारें अच्छे प्रतिरोधन पदार्थ से ढकी होनी चाहिए। आप अपने से बना करके भी लिख सकते हैं। विद्युत परिपथ विभिन्न वर्गों में बटे होने चाहिए और प्रत्येक साधित्र का फ्यूज होना चाहिए, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे 14 नंबर, इथेनॉल से इथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं, ये क्वेश्चन को भी आप देख लेंगे। आगे मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 नंबर के क्वेश्चन है। अगर आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे भी लग रहे होंगे कि ये क्वेश्चन पुराना है, बहुत ऐसे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 5 नंबर के क्वेश्चन को आपको हर हाल में देख के जाने हैं, 5 नंबर के क्वेश्चनों को। ये तो अभी हम लोग 3 नंबर 4 नंबर के क्वेश्चन को हल कर रहे हैं, जान रहे हैं। 5 नंबर के क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ से यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे 5, इसे हम बोल सकते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। 5 नंबर के क्वेश्चन यही क्वेश्चन है, आप हर हाल में 5 नंबर के क्वेश्चन को देखें। यहाँ पे मकसद ये है कि आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिले।
यहाँ पे देखेंगे 15 नंबर, ओम का नियम लिखिए और इसका प्रायोगिक सत्यापन कीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे ओम का नियम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, हर एग्ज़ाम में पूछता है, आप इसे ज़रूर से ज़रूर कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, इसे आप ज़रूर से ज़रूर याद कर ले। ओम का नियम, यहाँ पे देखेंगे ओम का नियम किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, परंतु प्रतिरोध का ताप समान रहना चाहिए। आप इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे सत्यापन इसी प्रकार से आपको हल करना है। ओम का नियम को डैश देना है, फिर सत्यापन करना है। सर्वप्रथम दाब कुंजी दबाकर बैटरी से धारा प्रवाहित की जाती है। मीटर ए से धारा का मान तथा वोल्टमीटर भी से विभवांतर का मान ज्ञात किया जाता है, ज्ञात हो जाता है। इसी प्रकार से आप यहाँ पे इसे क्या करते हैं, आप यहाँ पे आप शुरू से देखें, सबका स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए और कॉपी में इसे नोट कर लें, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हो चुका होगा, यहाँ पे देखेंगे, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे इसका आंसर ख़त्म है, इतना सा तो लिखना ही है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले जल्द से जल्द, चले हो चुका होगा। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन है, ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और जब हम लोग एग्ज़ाम लिखे थे तो शायद हमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका था। ओम का नियम भी पूछा था और जनित ये दोनों में से किसी एक को पूछता है, और करके भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। दिए गए चित्र के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आसान है। यहाँ पे देखेंगे ये किसका है, तो ये हमारा जनित्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे फिगर के देखने के बाद, फिगर में ये फिर क्वेश्चन दिया हुआ है। आपको घबराना नहीं है कि हमें क्या लिखना है, इसका क्या आंसर देना है। फिगर को देखते हुए यहाँ पे देखेंगे, फिगर के बाद हमें ए नंबर बी नंबर करके कुछ हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, बस उसका नाम लिखना होता है। ऐसा नहीं कि आपको सारा क्वेश्चन अपने से बनाना होता है। यहाँ पे देखेंगे चित्र का उपयुक्त नाम दीजिए। हमने उधर क्या चित्र देखा, उधर हमने देखा विद्युत जनरेटर का एक चित्र देखा, तो इसका नाम लिख देना है। दूसरा नंबर में देखेंगे 1 एवं 2 के नाम लिखिए। वहाँ पे पीछे में एक था 1 एवं 2 के नाम लिखिए, तो यहाँ पे देखेंगे उसका नाम क्या है, विभक्त वलय इसको बोलते हैं, दूसरा क्या ब्रूस बोलते हैं। अब देखेंगे सी नंबर, किस तरह की ऊर्जा इस उपकरण के द्वारा परिवर्तित की जाती है, मतलब किस प्रकार का ऊर्जा यहाँ पे प्राप्त होती है। तो यहाँ पे सी नंबर देखेंगे, एक उपकरण जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। कौन सा ऊर्जा परिवर्तित की जाती है, तो यहाँ पे एक उपकरण जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का। अब देखेंगे डी नंबर का आंसर क्या होता है, इस उपकरण के एक उपयोग लिखिए। एक उपयोग लिख देना है, तो इसका उपयोग देखेंगे डी नंबर में, इसका उपयोग एसी विद्युत धारा उत्पन्न करने में किया जाता है। कौन सी धारा, एसी विद्युत धारा उत्पन्न करने में इसका उपयोग किया जाता है। अब देखेंगे ई नंबर, आर्मेचर को परिभाषित कीजिए। आर्मेचर को एक परिभाषित कर देना है, तो लिखना है आयताकार लोहे के ढांचे पर विद्युत रोधी तांबे के तार को कई चक्करों से लपेट कर बनाई गई व्यवस्था को आर्मेचर कहते हैं। बस इतना सा लिखना है, आप इसे याद कर ले। 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे जितने क्वेश्चन अभी हम बताएंगे 5 नंबर के होंगे, और एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ने नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे एक फिगर दिया हुआ है, इसका नाम पूछ सकता है। दिए गए चित्र में लवण के विलयन की चालकता का प्रयोग दिखाया गया है। 1, 2, 3, 4 एवं 5 का नामांकन कीजिए। यहाँ पे आपको पूछ सकता है हृदय बनाया हुआ रहेगा, उसका नाम पूछ सकता है, या फिर हमें लंग्स यहाँ पे दिया हुआ रहेगा, उसका नाम पूछ सकता है। यहाँ पे चित्र पूछ सकता है। 5 नंबर में हर एग्ज़ाम में चित्र आता है, तो यहाँ पे ये चित्र हमें पूछा है। हर चित्र यहाँ पे आता है हर एग्ज़ाम में, तो यहाँ पे चित्र को देख लेना है, और ऐसे ऐसे भी चित्र देख लेना है, और लंग्स वाले, हृदय वाले, वैसे भी चित्र को आपको देख लेना है। यहाँ पे देखें इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, तो यहाँ पे इसका नाम बल्ब है, इसका नाम कुंजी रहता है, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम यहाँ पे हम आंसर में देखेंगे तो
फर्स्ट वाला को बल्ब बोलते हैं, दूसरा वाला को स्विच बोलते हैं। यहाँ पे जो 3 नंबर में ये क्या है, ग्रेफाइट का एक छड़ है। ये क्या क्या हमारा पास बीकर है, लवण का एक विलयन है। सब आसान रहता है, आपको सिर्फ जब नहीं पढ़िएगा तो आपको हार्ड लगता है, तो आपको थोड़ा सा देख के जाना है ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को। अब यहाँ पे हम देखेंगे और करके देख दिया है, निम्नलिखित यौगिकों के संरचना सूत्र लिखिए। यहाँ पे जो दिया हुआ है इथेनोइक अम्ल, इसका संरचना सूत्र लिखना है। यहाँ देखेंगे ब्रोमोपेंटेन, ब्यूटेनॉन, हेक्सेनल, प्रोपेनॉल, इस सब का क्या लिखना है, सूत्र लिखना है। जैसे कि यहाँ पे आप आंसर भी दे दिया है, तो ये आपको करना क्या है, इसका नाम लिखना है और इसका फिगर इस प्रकार से आपको बना लेना है। देखेंगे इथेनॉल अम्ल, इथेनोइक अम्ल, क्या इथेनोइक अम्ल, आपको इस सब को पढ़ लेना है और इस सब का आंसर आपको कर देना है। आप हो सके तो स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए। 5 नंबर का क्वेश्चन अभी हमको और दिखाना बाकी है, ये हो जाएगा। अब इसके स्क्रीनशॉट ले ले, इतना ही सा है डी नंबर तक। अब चलिए आगे हल करते हैं 5 नंबर। तो यहाँ पे देखेंगे 5 नंबर का क्वेश्चन है, अमीबा में पोषण की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। तो अमीबा में जो पोषण करते हैं उसको हमको बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका आंसर, अमीबा में पोषण, तो अमीबा अपनी सतह पर उंगलियों जैसा, चलिए आगे हल कर। तो अमीबा अपनी सतह पर उंगलियों जैसे अस्थायी प्रवर्ध बनाता है। इनमें कुटपाद कहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, कुटपाद कहते हैं। कुटपाद भोजन को घेर कर एक खाद्यधानी बनाते हैं और स्वयं गायब हो जाते हैं। इस प्रकार से इसका फिगर दिया हुआ है, आप इसे देख ले। फिगर को भी आपको बनाना होगा, फिगर भी इस प्रकार से आप बना लीजिएगा। यहाँ पे देखेंगे अमीबा में पोषण को समझाना है, ए और डी, ए से डी तक अमीबा में पोषण। यहाँ पे ए नंबर से स्टार्ट होता है, फिर ए से बी में इस प्रकार से उत्पाद से इस प्रकार बनाता है, पदार्थ को उत्पाद बनाता है। उसके बाद खाद रिक्तिका, मतलब कि यहाँ पे खाद रिक्तिका से पूरा से घेर लेता है, अंदर फिर ले जाता है, इस प्रकार से डी और बी। तो यहाँ पे आपको देखेंगे दिखाया गया है, कोशिका दरों में उपस्थित पाचक एंजाइम रिक्तिका या खाद्यधानी में प्रवेश करते हैं और भोजन को पचाते हैं। खाद्यधानी कोशिका में भ्रमण करती रहती है और बचे हुए भोजन के कण विसरित होकर कोशिका दरों में मिलते रहते हैं। तीसरा नंबर, आप इसे पूरा पढ़ लीजिएगा। अब देखते हैं, समजात और समरूप अंगों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातुओं एवं अधातु में विभेद करें। मतलब क्या क्या अंतर निकालना है धातु और अधातु में, धातु तथा अधातु में अंतर निकालना है। चलिए इसे निकालते हैं। यहाँ पे देखेंगे धातु और अधातु का अंतर इस प्रकार से आप लिख देंगे। धातु विद्युत क्या होती है, धनात्मक होती है, अधातु विद्युत ऋणात्मक होती है। यहाँ पे देखेंगे आगे में धातु और अधातु में अंतर इस प्रकार से ए नंबर में आप देख के लिख सकते हैं। बी नंबर क्या है, धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती है जो जल में घुलनशील क्षारक बनती है। अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है जो अम्ल में घुलकर अम्ल बनाती है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। हो सके तो इसका जो हो रहा है इसका अभिक्रिया, इसका आप इस प्रकार से आप आंसर भी दे सकते हैं। आप इसे पढ़ ले। सी में देखेंगे, धातुएं अम्ल से अभिक्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है, जबकि अधातु अम्ल से अभिक्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती है। और डी नंबर देखेंगे, धातुएं क्लोरीन से अभिक्रिया कर वैद्युत संयोजक क्लोराइड बनाती है, अधातुएं क्लोरीन से अभिक्रिया कर सह संयोजक क्लोराइड बनाती है। अब देखेंगे ई नंबर, कुछ अधातुएं हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर अस्थायी हाइड्राइड बनाती है, अधातुएं हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर स्थायी हाइड्राइड बनाती है।
यहाँ तक हो चुका है। यहाँ पे देखेंगे 5 नंबर का क्वेश्चन है। 5 नंबर का क्वेश्चन देखें, लिंग निर्धारण किसे कहते हैं, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। यहाँ पे हम पढ़ के नहीं बताएंगे, टाइम को देखते हुए। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेते हुए चले, यहाँ से आप ले सकते हैं। ये इसका आंसर है यहाँ तक। अब यहाँ पे देखेंगे, ये भी 11 नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन है। मेंडल के प्रयोग से कैसे पता चला कि विभिन्न विकल्प लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत करते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसका आंसर भी आप लिख लें, यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर है। डीएनए एवं आनुवांशिक का आधार है कैसे, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से यहाँ तक आप कर लें। हेलो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।